हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछे गए आर के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन आज तक आप लोगों ने मुझसे आर से रिलेटेड पूछे हैं, मेरे चाहे वो कोर्स के वीडियोज़ में, चाहे मेरे मोटिवेशन के वीडियो में, चाहे इन्फॉर्मेशन के वीडियो में, जितने भी आपने आर के क्वेश्चन पूछे हैं, सारे आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैंने आपके क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी जो कि जेन्युइन सीरियस क्वेश्चंस है, उनको मैं पहले इन्फॉर्मेशन उनका आप लोग को दूंगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी कि थोड़े अनरिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उनका भी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। एंड तीसरी कैटेगरी की थोड़े फनी एंड थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस हैं, उसके भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें एंड सारी इन्फॉर्मेशन लें। इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन आर के रिगार्डिंग नहीं रह जाएगा आपके मन में, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार इस चैनल को दिया है, ऐसे अपना प्यार बरकरार रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना ढेर सारा प्यार मुझे दे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है आर में। तो उसका आंसर ये है कि देखिए, आर के लिए कोई ओ लेवल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ए के लिए जो सहायक समीक्षा अधिकारी की पोस्ट होता है, उस पर कंप्यूटर वर्क ज़्यादा होता है, आपकी टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो अगर आप आर के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आपको ओ लेवल की कोई जरूरत नहीं है, बट अगर आप ए के लिए भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको ओ लेवल सर्टिफिकेट की जरूरत है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का ये है कि जीके जीएस का जो पेपर होता है, जो जीके जीएस वाला पोर्शन है, 120 नंबर का मेंस में आता है एंड प्लस अभी 140 नंबर का प्रीलिम्स में आएगा। ये क्या आप इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। बायलैंग्वेज पेपर आता है, आप जीके जीएस वाला पोर्शन आप इंग्लिश में ज़रूर दे सकते हैं। हिंदी आपको हिंदी में ही देनी पड़ेगी, निबंध आपको हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या जो जीएस का और हिंदी का पेपर मिला के प्रीलिम्स का होता है, ये क्या यूपी पीसीएस से आसान होता है इसका जीएस, या यूपी पीसीएस से मुश्किल होता है इसका प्रीलिम्स आर का, ठीक है। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स होता है उसमें आपका जीएस का पोर्शन प्लस सीसैट का पोर्शन, जो सीसैट का आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे आसान लगता है, बिकॉज आपको सिर्फ जीएस के लिए पढ़ाई करनी है, जो कि आपको आर में भी करनी है, और सीसैट के लिए आपको बस 33% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, जो कि आप रीजनिंग भी कर लेते हो, हिंदी भी कर लेते हो, मैथ्स भी कर लेते हो, इंग्लिश भी कर लेते हो, तो आपका ईजिली हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट इसमें आर का जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें आपको जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, प्लस जीएस के 140 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको जीएस कंपलसरी पढ़ना है अच्छे से, बहुत हार्ड एंड बहुत डीप डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए जीएस की। साथ ही साथ आपको हिंदी भी पढ़नी है, प्रॉपर जो 6 टॉपिक दिए हैं, 6 टॉपिक को आपको डेप्थली एनालिसिस करके बहुत अंदर तक आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप 60 में से 55 प्लस कर पाओगे, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। तो इन माई ओपिनियन यूपी पीसीएस आर का जो यूपी पीएससी आर का जो प्रीलिम्स है वो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स से डिफिकल्ट होता है, ठीक है। जो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग का है वो इसके रिगार्डिंग एक घटना चक्र के रिगार्डिंग। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि लोग कहते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग घटना चक्र होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं एक पूर्वालोकन वाली घटना चक्र ले लो मोटी, एक ही जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के आते हैं वो ले लो। देखो पॉइंट ये है कि घटना चक्र एट द एंड क्या है, जितने भी पीसीएस आयोग पेपर लेता है, जितने भी ट्रिपल एससी आयोग पेपर लेता है, जितने भी लोकसेवा आयोग के साथ साथ जो आपका लोअर पीसीएस पेपर लेता है, सबका कंपाइलेशन पीवाईक्यूज़ का घटना चक्र में है, और कुछ नहीं, उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको सारे पीवाईक्यूज़ हैं। हाँ, पीवाईक्यूज़ को एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए आप पीवाईक्यूज़ को आया, क्योंकि पूरा जो कोर एरिया है एग्जामिनर का या किसी भी आयोग का पूछने का वही है, तो पीवाईक्यू वहाँ से आया। अब एक बार पीवाईक्यू भी देख लियो, साथ साथ उसका ऑप्शन का उसमें क्या कर एनालिसिस भी दे दिया गया आपको और इन्फॉर्मेशन दे दी गई। तो इससे क्या होता है कि 70 to 80% क्वेश्चन आपके मैच हो जाते हैं। बट अब जिस तरह आयोग बदल रहा है, जिस तरह आयोग चेंज हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि घटना चक्र से ज़्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। हाँ, अभी भी 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्वेबल होंगे घटना चक्र से, बट आपको बहुत ज़्यादा डेप्थली एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स पे कमांड करना पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब ऐसा नहीं होता कि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के आर क्वालिफाई कर लो, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, दैट्स द रूल। बट अगर आप कंफ्यूज हो घटना चक्र पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि एक जो सिंगल बुक आती है घटना चक्र जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस है, वही वाले ले, हर सब्जेक्ट की लेने की जरूरत नहीं है, ओके। अभी एक बड़ा अतरंगी से सवाल मेरे सामने आया कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या सर इसमें यंग गर्ल्स का भी सिलेक्शन होता है। देखो यार, आयोग ने सिलेक्शन का क्राइटेरिया रखा है 21 साल से ऊपर अगर आप हो तो आप एग्जाम में क्वालिफाई करने लायक हो। अब आप जितनी जल्दी क्वालिफाई करोगे आप उतना ज़्यादा यंग रहोगे, तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। ऑब्वियसली यंग गर्ल का सिलेक्शन होता है, 21 साल अगर एज रखा है आयोग ने तो इसलिए रखा है ना कि यंग गर्ल्स यंग यूथ आए हमारे यहाँ ज्वाइन करें। अब आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो आप नहीं जाओगे, जो क्वालिफाई कर लेता तो सचिवालय में रहता है। अब आप देखते होगे, आप लोग क्वेश्चन ही मन में आया होगा कि सचिवालय में लोग बुढ़े होते हैं, थोड़ा यंग एज होते, थोड़ा मतलब ओल्डर एज में होते हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई वो लोग बहुत दिन से वहाँ जॉब कर रहे हैं, जो सिलेक्शन लेते हैं थोड़ा मैच्योरिटी लेवल पे हो जाता है, उनको चीज़ों का एनालिसिस होता है। अब जो बच्चे नए ज्वाइन करते हैं उनके अंडर में होते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा बाहर आप लोग नहीं देख पाते हो, शो ऑफ नहीं कर पाते हो, डरे होते हैं। बट ऑब्वियसली अगर 21 साल की एज है तो डेफिनेटली यंग गर्ल्स उसमें जा सकती हैं, ठीक है।
एक बच्चे का क्वेश्चन ये है कि अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मेरा 3 साल का ग्रेजुएशन है, तो मैं उसका रिगार्डिंग प्रिपरेशन कैसे करूँ। देखो RRR की जॉब है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, डेडिकेटेडली सीरियस स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करो तो 6 महीने में आपको एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। बट आपके पास सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आपके पास 2 साल है, तो आप क्या करो, अभी पहले आप NCERTs पढ़ना शुरू करो। NCERTs आपकी खत्म हो जाए, 11th-12th की पढ़ना अगर आपको नॉलेज है, बट आपको बेसिक से कुछ नॉलेज नहीं है, मिनिमल 0, तो आप 6-7 से पढ़ सकते हो। बट मैं ये कहूँगा 11th-12th सफिशिएंट है, 11th-12th की NCERT पढ़ो, साथ ही साथ लूसेंट पढ़ो। एंड उसके बाद जब आपकी ये चीज़ खत्म हो जाए तो आप रेफरेंस बुक पढ़ो। पहले पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर के लिए, ठीक है। इकोनॉमी के लिए कोई भी आप उठा लो, चाहे मृणाल सर का उठा लो, चाहे कोई भी वीडियो यूट्यूब पे देख लो, क्योंकि इकोनॉमी से 10-15 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपका यूपी बजट एंड नेशनल बजट से ही मोस्टली क्वेश्चन होता है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइंस भी आपकी लूसेंट से कवर अप हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन उठा लो, आप इस तरह प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है कि यूपी स्पेशल कैसे पढ़ना है। देखो यूपी स्पेशल पढ़ने के 2 तरीके हैं, पहला आप बुक से पढ़ो, दूसरा आप वीडियो से पढ़ो। यूट्यूब पे आप जाओगे, यूपी स्पेशल के सारे वीडियोस आपको मिले, कोई भी एक चैनल उठाओ, कोई भी एक टीचर को फॉलो करो, यूपी स्पेशल पूरा वहाँ से पढ़ डालो, क्योंकि यूपी स्पेशल बेसिक है, नदियाँ, एग्रीकल्चर, लैंड, इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे उस साल का, बाकी आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लो, स्कीम्स पढ़ लो, हो गया आपका यूपी स्पेशल से आता है, क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। बट अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो कोई भी एक अच्छी सी यूपी स्पेशल की बुक उठाओ, जैसे कि आप घटना चक्र का ले सकते हो, कॉन्सेप्ट का ले सकते हो, ठीक है, या फिर दृष्टि का ले सकते हो, कोई भी जिसमें यूपी स्पेशल 0 से 100% दिया होता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, वहाँ से आप यूपी स्पेशल अच्छे से कवर कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अभी RRR की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि देखो अभी 2023 में एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, जो अब जाके क्लियर आउट हो रहा है, ठीक है। अगर ये अच्छे से क्लियर हो गया, विदाउट पेपर लीक, विदाउट एनी इश्यूज, अगर ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, मेंस हो गया, रिजल्ट आ गया, तो आप मान के चलो आपकी वैकेंसी नेक्स्ट ईयर आ जाएगी। बट अगर इस साइकिल में कोई इशू है तो आप नेक्स्ट ईयर मत मान के चलिएगा, ठीक है। अब हमारे सीरियस क्वेश्चन खत्म होते हैं, अब हमारे पास आते हैं अतरंगी क्वेश्चंस, अजीबोगरीब क्वेश्चंस, इररिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ जिसमें मुझे 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, बट मैं RRR की तैयारी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है इसमें घूस बहुत है। आप खुद सोचो, UPSC आयोग उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी जॉब देने वाली संस्था, उसकी लोग तैयारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको घूस चाहिए। तो किस दिशा में हमारा यूथ जा रहा है, किस दिशा में हमारी गवर्नमेंट जाएगी अगर ऐसे लोग आ गए, तो आप खुद सोचिए, आप दिमाग से सोचिए कि आप किस तरह की मेंटालिटी के हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आपके मन में थॉट्स भी आ रहे हैं। देखो अगर आप 1.5 लाख कमा रहे हो, RRR की 80,000 पेमेंट है, 8वें वेतन आयोग के बाद 1,33,000 मिलेगी, ठीक है। घूस की रही बात, तो अगर आप घूस लेके पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, बाय गॉड ग्रेस आपका हो गया तो पाइए, घूस लीजिए, किसने रोका आपको, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि भाई क्या RRR में लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर खरीद सकते हैं। तो देखो मैं इनडायरेक्टली बोलूँगा, आप लोग खुद समझदार हो, उसको समझ जाइए कि RRR में आप सचिवालय में रहोगे। सचिवालय में रहने का मतलब कि आपके हाथ में ही सारे कागज़ होंगे, चाहे वो IS, IPS, SDM, PCS, लोअर PCS के ट्रांसफ़र का हो, चाहे वो किसी के पेमेंट का हो, चाहे किसी को अपना काम कराना हो, उसे आगे बढ़ाना हो, चाहे किसी को छुट्टी चाहिए, चाहे किसी को बोनस चाहिए, चाहे किसी को प्रमोशन चाहिए, सब आपके हाथ में रहता है, आप ही लोगों के हाथ में रहता है, RRR के ही हाथ में रहता है, ठीक है। सेकेंडली, आप इस जगह पे रहते हो कि आपका एक कागज़ इधर उधर होता है तो लोगों की ज़िंदगी आप ख़राब कर सकते हो। तो आप खुद समझ लो कि आपके पास कितना पैसा होगा अगर आप सिर्फ उस वे में पैसा कमाना चाहते हो तो फॉर्च्यूनर की बात तो आप बहुत छोटी बोल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी इनकम कितना कमा लेता होगा। भाई इतना कमा लेता है जितना तुमने उतना रुपये कभी ज़िंदगी में देखा नहीं होगा, एक बार बन जाओ खुद जान जाओगे। एक भाई का क्वेश्चन है कि अगर इतनी पावरफुल जॉब है तो लोग IS, PCS छोड़ के RRR बन जाते हैं। देखो पावरफुल के 2 मतलब हैं। पहला मतलब कि आप लोगों के बीच में सामाजिक सोसाइटल अपना इन्फ्लुएंस चाहते हो, आप एक ज़िले में रह के अपना पावर दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोगों तक आपकी पहुंच रहे, आप जाके उनसे मिलो, आपसे लोग डरें, आपकी इज्जत करें, आपके काम से आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके पोस्ट की इज्जत करें, आपके पोस्ट से डरें, तो उसके लिए आप IS, PCS प्रेफरेबल जॉब है। बट आप चाहते हो कि आप एक AC कमरे में 9 to 6 जॉब करें, आराम से बैठे रहे, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत ना हो, ज़्यादा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत ना हो, बट आपके पास पावर भी उस लेवल की हो, बट आपको कोई लोकल कनेक्ट नहीं रहेगा, आप ऑफिसर के ग्रेड में जाने जाओगे, वहाँ आपकी इज्जत रहेगी, सामाजिक आपको इतनी इज्जत नहीं मिलेगी, बट पावर आपके पास बहुत रहेगा। तो अब डिफरेंस खुद समझ जाओ और जान जाओ पावर किसमें ज़्यादा है, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन कि सिर्फ ऊपरी कमाई होती है ज़्यादा या पेमेंट सिर्फ होता है, तो भाई मैंने बोला ऊपरी कमाई इतनी होती है कि गिनते गिनते थक जाओगे अगर तुम सिर्फ ऊपरी कमाई पे आ गए तो, ठीक।
पेमेंट तो 1,33,000 8वें वेतन आयोग से मिल जाएगी, अभी 80,000 मिल रही है, जो कट पिट के 73,000 समथिंग आपके हाथ में आती है। तो ये थे आप सभी के क्वेश्चंस आर के रिगार्डिंग। होप आप सभी को सारे आंसर्स आपके मिल गए हों। रही बात प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो मेरे चैनल पे खुद 90 दिन का मैं कोर्स करा रहा हूँ, आप बस चुपचाप से कोर्स फॉलो कर लो। डेली के 1.5 से 1.5 घंटे में से पढ़ाता हूँ, वो उतना पढ़ लो, मैं गारंटी देता हूँ 135 प्लस आप सॉल्व करके आओगे ईजिली। बट जो पढ़ा रहा हूँ उसको शिद्दत से ऑनेस्टली डिसिप्लिन होकर पढ़ लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।